आज हम आपको क्लास 9th में विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास के तहत लेसन नंबर 2 जो आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कुछ हिस्सा इसका। अब जो बचा हुआ है उसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक है 1905 की क्रांति। जो रूस में 1905 की क्रांति हुई थी उसके बारे में देखते हैं। रूस में जो 1905 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति में सबसे पहले किसानों के समर्थन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और समाजवादी क्रांतिकारी इन्होंने एक संगठन बनाया जिसके तहत किसानों के समर्थन में एक आंदोलन चलाया गया। ये कृषकों के समर्थन में आंदोलन चला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें संविधान की रचना के अनुसार, अर्थात हम संविधान की मांग को पूरा करें। हमारे संविधान की मांग को पूरा किया गया, अर्थात संविधान बना करके ही शासन चलाया जाए। इसमें वहां का जो जाल था, रूस का शासक, उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया जिसमें मजदूरों की भूमिका भी थी। मजदूरों का समय मजदूरों ने भी इस आंदोलन में सहभागिता निभाई। उस समय मजदूरों की भी कुछ समस्याएं थी। मजदूरों की समस्याएं क्या थी कि मजदूरों के फैक्ट्री में काम करने का समय निश्चित नहीं था। लगभग 12-15 घंटे उनको काम करना होता था। इसके पश्चात भी उनको जो वेतन मिलता था उस वेतन में भी कटौती की जाती थी, अर्थात उस समय लगभग 20% उनके वेतन में कटौती की गई, जिससे मजदूर वर्ग भी जार के शासन से आक्रोशित हो गया और उसने भी आंदोलन की ठान ली, जिसमें 1904 में एक कमेटी बनाई गई, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ऑफिस में वर्कर्स, जो कि मजदूरों से संबंधित थी। 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो संगठन बनाया गया था, इस संगठन को जार के द्वारा, इस संगठन में से जार के द्वारा लगभग 4 सदस्यों को हटाया गया। जब 4 सदस्यों को हटाया गया तो मजदूरों ने आंदोलन का यहां से आह्वान किया, अर्थात इस मजदूरों ने भी आंदोलन की यही से शुरुआत करी। मजदूरों की शुरुआत हुई। मजदूरों की मांग ये थी कि हमारे काम करने का समय लगभग 8 से 9 घंटे किया जाए और हमारा जो वेतन में कटौती हुई है 20% की, उस कटौती को भी समाप्त किया जाए। अब आता है खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। इसके नाम से ही पता चल रहा है खूनी रविवार, अर्थात रविवार दिन होगा। खूनी मतलब निश्चित है कि उस क्रांति में या उस घटना में खून बहा होगा। इस कारण से इस क्रांति को खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं या खूनी रविवार की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये घटना 1905 में हुई थी रविवार के दिन। अब इस घटना के बारे में पढ़ेंगे। ये घटना की शुरुआत होती है कि एक पादरी थे, पादरी गैपोन, अर्थात फादर गैपोन भी कह सकते हैं। फादर गैपोन के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जार निकोलस के महल के सामने प्रदर्शन करेंगे। जार निकोलस का महल जो था वो विंटर पैलेस नाम था उसका, विंटर पैलेस। तो ये पादरी गोपेन के नेतृत्व में 1905 रविवार के दिन इस जुलूस ने विंटर पैलेस के सामने
अर्थात जार के महल के सामने जब प्रदर्शन किया तो जार के जो सैनिक थे उन्होंने इस जुलूस पर गोलियां बरसानी शुरू की, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और कई लोग इसमें घायल हुए। इस घटना को ही हम खूनी रविवार की घटना या खूनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आगे आता है, जब ये घटना हुई, खूनी रविवार की घटना हुई, तो देश के अर्थात रूस में कई जगहों पर यह आंदोलन उग्र रूप से फैलने लगा। वहां के जार भी भयभीत होने लगे कि अब हो सकता है कि अगर इस आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया तो निश्चित है हमारा शासन का अंत होगा। तो इस कारण से इनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया ड्यूमा। अर्थात ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम ही ड्यूमा है, मतलब था। 1905 में रूस की संसद का नाम ही ड्यूमा था। तो ड्यूमा के गठन की मंजूरी जार के द्वारा 1905 में दी गई, अर्थात खूनी रविवार की घटना के बाद। जब ये गठन की मंजूरी मिली तो इसमें लोगों की जो समस्याएं थी उसका समाधान किया गया, लेकिन जार का मात्र एक षड्यंत्र था। ड्यूमा का गठन मात्र जार का एक षड्यंत्र था, वहां के शासक का षड्यंत्र था। जो ड्यूमा बनाई गई थी, पहली ड्यूमा जो बनी, मात्र 75 दिन चल करके ये बर्खास्त हो गई। किसने किया? जार ने। क्यों? क्योंकि ड्यूमा का उद्देश्य जो था वो जार की शक्तियों को कम करना ही उसका उद्देश्य था कि ड्यूमा अपने हिसाब से रूल बनाएगी, वहां की संसद अपने हिसाब से रूल बनाएगी, तब वह जनता में प्रसारित होगी या जनता में लागू किए जाएंगे। लेकिन जब पहली ड्यूमा निरस्त कर दी गई, अर्थात भंग कर दी गई या बर्खास्त कर दी गई, तो लोगों ने फिर से आंदोलन की नींव रखना शुरू की। तो जार ने फिर से दूसरी ड्यूमा का गठन किया। दूसरी ड्यूमा का गठन हुआ। ये ड्यूमा भी मात्र 90 दिन तक चल पाई और इसका भी जार ने इसको भी दूसरी ड्यूमा को भी जार ने भंग कर दिया, अर्थात बर्खास्त कर दिया। तो लोग बिल्कुल विचलित हो रहे थे कि ये क्या हो रहा, पहली ड्यूमा बनी फिर बर्खास्त हुई, दूसरी ड्यूमा बनी फिर भी बर्खास्त हुई। तो लोगों ने फिर से, रूस की जनता ने फिर से आंदोलन की तैयारी की। तो वहां के जार ने फिर से तीसरी ड्यूमा का गठन कर दिया। तीसरी ड्यूमा बनाई गई, जिसमें उसने एक षड्यंत्र फिर से रचा। उस षड्यंत्र में क्या हुआ कि तीसरी ड्यूमा में मात्र रूढ़िवादी लोग ही सम्मिलित हुए। रूढ़िवादी लोगों को ही ड्यूमा का सदस्य बनाया गया, जिसमें उदारवादी और समाजवादी जो क्रांतिकारी थे, अर्थात क्रांतिकारी और उदारवादियों को इससे अलग कर दिया गया। क्योंकि कड़ा विरोध जो कर रहे थे वो उदारवादी और समाजवादी क्रांतिकारी लोग ही जार का विरोध कर रहे थे, जबकि रूढ़िवादी जो लोग थे ये तो प्रजातंत्र को ही चाहते थे, अर्थात प्रजातंत्र ही देश में चाहते थे। ये क्रमिक बदलाव के, अर्थात धीरे धीरे बदलाव के विचार में थे, जबकि उदारवादी अकस्मात अर्थात सीधा संविधान या एक संविधान के तहत शासक चुनना चाहते थे या देश में संविधान लागू करना चाहते थे। अब आता है रूसी साम्राज्य एवं प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। लगभग 52 महीने तक ये युद्ध चला, 52 महीने तक, जिसमें यूरोपीय जो देश थे वो अपना लगातार साम्राज्य फैलाने के फिराक में थे और लगातार अपना साम्राज्य फैला रहे थे। तो पहला जो यूरोपीय देशों का जो संगठन था, वो पहला संगठन था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये तीनों देश एक संगठन में थे, अर्थात एक ग्रुप में थे। और दूसरा जो संगठन था वो था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी आकर के दूसरे संगठन में सम्मिलित हुए। माना जाता है कि जो पहला संगठन था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का, ये केंद्रीय शक्ति उस समय माना जाता था। अर्थात कह सकते हैं केंद्रीय शक्ति का मतलब था कि ये संगठन शक्तिवान था, अर्थात इस संगठन में इसकी अपेक्षा ज्यादा शक्ति थी, मजबूत था यह संगठन।
दोनों संगठनों के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें रूस की जो जनता थी, रूस की जनता ने जार का समर्थन भी किया कि हम किसी प्रकार से युद्ध को जीते। लेकिन जब रूस की जनता ने ये देखा कि युद्ध तो लंबे समय तक खिंचता चला जा रहा है, तो रूसी जनता ने धीरे धीरे अपना समर्थन खींचना शुरू कर दिया। अर्थात कह सकते हैं कि रूस की जनता ने अपना समर्थन देना बंद कर दिया। तो वहां का जार भी भयभीत हो गया कि अब जनता जब समर्थन खींच लेगी तो हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। जनता के साथ साथ सैनिकों ने भी सोचा कि हम अगर युद्ध लंबे समय तक लड़ रहे हैं तो निश्चित है कि हमको भी इस युद्ध से हानि उठानी पड़ेगी। तो रूस की जो सेना थी उसके कुछ सैनिक भी समर्थन से दूर भागने लगे, अर्थात उन्होंने भी अपना समर्थन खींच लिया। युद्ध जीतने के लिए जब समर्थन खींचने लगा जनता का और सैनिकों का, तो निश्चित है कि अब रूस की हार होगी। वहां का जार भी समझ गया था कि अब तो हमारी हार निश्चित है। तो रूस पर जो सबसे अत्यधिक भारी पड़ रहा था वो जर्मन पड़ रहा था। जर्मनी ने ही रूस को पराजित किया था, अर्थात जर्मन की सेना रूस पर भारी पड़ रही थी। तो रूस के जो जनता थी वो जर्मनी का बड़ा विरोध कर रही थी। उसी समय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम, जो कि एक जर्मन शब्द है, सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम है, इसलिए इसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद रखा है। इसके साथ ही वहां की जो महारानी थी, जार की पत्नी जरीन अलेक्सांद्रा, जरीन अलेक्सांद्रा, और इनके जो सलाहकार थे रासपुतिन, इनके सलाहकार भी थे, यहाँ पे हम आपको नीचे लिखे दे रहे हैं रासपुतिन। तो इनकी जो रणनीति थी इन दोनों की, ये रणनीति मात्र जनता के शोषण के लिए ही बनाई जाती थी। इसलिए ये दोनों लोग जनता की लोकप्रियता का कारण बन गए। जनता इससे नफरत करने लगी। तो राजा ने देखा अब तो निश्चित है कि हमें हार का सामना करना पड़ रहा है या हम हारने लगे हैं। तो जार स्वयं युद्ध में गया। स्वयं युद्ध की कमान वहां के राजा ने संभाली, लेकिन जर्मन लगातार वार कर रहा था रूस पर। समय आया और रूस को हार मिली, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया, जिसमें रूसी सेना की पराजय। लगभग 1914 से 1916 तक जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के रूस को बुरी तरह से हराया, जिसमें लगभग 70 लाख लोग मारे गए और 30 लाख लोग शरणार्थी भी बनाए गए और लाखों लोग उसमें घायल भी हुए। युद्ध का परिणाम क्या निकला? युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? युद्ध का प्रभाव जो पड़ा कि वहां की अर्थात रूस की अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की होती चली गई, क्योंकि जो अनाज था ये अनाज सैनिकों के लिए, सेना के लिए भेज दिया जाता था, जिससे आम जनता के लिए अनाज नहीं बचता था। तो वहां के लोग भूखों मरने लगे। कभी कभार तो मतलब लोग दुकानों पर जाकर के, जो बेकरी की दुकानें होती थी, ब्रेकरी मतलब खाने पीने की जो दुकानें होती थी, उस पर धंधे भी हो जाते थे मात्र खाने के लिए। युवा वर्ग जो था, युवा वर्ग को भी जबरदस्ती सेना में सम्मिलित किया जाता था, इसलिए युवा वर्ग भी जार के शासन से दूर भागा। रेल की पटरियां भी तोड़ी गई, इमारतें भी गिराई गई, विभिन्न इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि रूस में आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर की हो चुकी थी। बस यही तक। अगले वीडियो में और देखेंगे कि पूरा लेसन नहीं हुआ है, अगले वीडियो में अगला टॉपिक